सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे कि भैया अब जो है एग्ज़ाम्स हमारे ओवर होने वाले हैं, तो व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है। तो उसी बारे में अभी मैं बात करने आया हूँ कि अब आगे का प्रोसेस क्या होगा एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद जो है। एग्ज़ाम्स आपके 3 जून को ख़त्म होने हैं, ये तो फिक्स हो चुका है। उसके बाद का देखिए क्या प्रोसेस है। एग्ज़ाम जैसे ही आपके ख़त्म होंगे, उसके बाद आपकी आंसर की आती है। आंसर की जब आती है, उसमें भी 2 तरीके की आंसर कीज़ आती हैं। पहली आंसर की आती है आपकी जो प्रोविज़नल आंसर की आती है। फिर उसके बाद आती है आपकी एक फ़ाइनल आंसर की। प्रोविज़नल आंसर की क्या होती है भैया? इसमें ये करते हैं हम लोग कि जब प्रोविज़नल आंसर की उसमें कुछ गड़बड़ी रहती है, कुछ मान लीजिए आंसर्स आपको लग रहे हैं ऐसे कि ये आपका आंसर सही है लेकिन आपको मार्क्स नहीं दिए गए हैं, गड़बड़ है ये, तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हो। कुछ मिनिमम अमाउंट लगता है, 100, 150, 450, 500 जितना लगता होगा, मतलब कुछ पैसे लगते हैं। वो हर साल उनका चेंज होता रहता है, कोई फिक्स नहीं होता। तो उतने थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, तो फिर आप क्लेम कर सकते हो। जितने आंसर्स को क्वेश्चन को क्लेम करोगे उतना ज़्यादा आपको करना होगा। और साथ ऐसा कुछ भी प्रोसेस होता है कि अगर मैं आपका जो है आंसर सही है, मतलब आपका क्लेम सही है, आपको साथ में एक वैलिड प्रूफ भी देना होता है अपने जो आंसर्स को क्लेम किया। कोई बुक वगैरह का आप कटिंग वगैरह दिखाना पड़ता है उनको। तो अगर आपका वो आंसर सही रहता है, वो लोग रीचेक करते हैं। अगर सही रहता है तो आपके साथ पैसे वापस भी मिल जाते हैं, और नहीं भी मिलते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं। वो बात का प्रोसेस होता है, वो सब बताते हैं बाद में। उसके बाद आपका जो फाइनल आंसर की आता है वो फाइनल होता है। उसके बाद कोई दूसरा आंसर की नहीं आता है, वो जो उसमें आंसर्स रहते हैं वो फाइनल होते हैं। ठीक है, इतना काम हो गया। उसके बाद जो, और ये प्रोसेस कब होता है, ये आंसर की वगैरह का प्रोसेस लगभग आपका मान के चलिए 15 से 16 जून तक आपका प्रोविजनल आंसर की आने के चांसेस रहेंगे। कोई अभी निर्धारित डेट तो नहीं बताई गई है कि कब आएगा, कोई भी नोटिफिकेशन इसके बारे में नहीं बताया गया अभी तक। लेकिन जो है देखा जाता है कि पेपर खत्म होने के 10 से 12 दिन बाद प्रोविजनल आंसर की जो है आती है, फिर फाइनल आंसर की आपकी आती है 2 दिन 3 दिन का गैप के बाद। फिर जब ये काम हो जाता है 2-3 दिन के गैप के बाद आपके फाइनल आंसर की भी आ जाती है, तो उसके बाद जो है आपका रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट का टाइम क्या होता है कि जब आपका प्रोविजनल आंसर की फाइनल आंसर की आ जाती है, तो उसके बाद 10 दिन 12 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। तो मान के चलिए 25 से 30 जून के बीच में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अब रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, उसके बाद असली प्रोसेस शुरू होगा। यहाँ तक जो है एनटीए का काम था रिजल्ट तक। अब एनटीए का काम यहाँ से ख़त्म होता है रिजल्ट के बाद। अब इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग काम शुरू होगा। बीएचयू, डीयू, जेएनयू या फिर बीबीएयू या फिर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अपने अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन करेंगे। अब देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो आपका आंसर की के पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर देंगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्रोविजनल आंसर की के बाद निकालती हैं या फिर फाइनल आंसर की के बाद। कुछ जो है डायरेक्ट रिजल्ट के बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करती हैं। वो सबका यूनिवर्सिटी वाइज डिफ़र करता है। तो ये जो है डिपेंड करता है। और इसमें जो बेसिक रजिस्ट्रेशंस जो होते हैं, इसमें क्या क्या बेसिक डिटेल्स, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे बीएचयू वगैरह हैं, डीयू वगैरह हैं, उसमें आप अपना सीयूटी का जो आईडी वगैरह है, क्या कहते हैं, इनरोलमेंट आईडी वगैरह जो होता है, तो उस आईडी नंबर वगैरह डाल दोगे, तो डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे, आईडी नंबर डाल दोगे, तो वो लोग सारा का सारा जो डिटेल्स रहता है वो आपके सीयूटी के फॉर्म से ही कुछ डिटेल्स जो है लगभग ले लेते हैं। वो लोग बेसिक डिटेल्स जो होती है ले लेते हैं। उसमें आप जो बेसिक डिटेल्स होते हैं उसमें आप अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हो। बीएचयू वगैरह में, डीयू वगैरह सब में कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन आता है। कैटेगरी से याद है, आप कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपका कब का रहना चाहिए। अगर जो एसटी एससी वाले उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले सेंट्रल लेवल के सारे आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और जो बीएचयू है वो आपका 1 जनवरी के बाद का एक्सेप्ट करेगा आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, और जो डीयू जो रहेगा वो 1 अप्रैल के बाद करेगा। तो जिन्होंने नहीं बनाया, वो बनवाया कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो जा करके अप्लाई करके अपना बनवा लो अभी के अभी। मतलब जब पेपर खोलने के बाद जो है अप्लाई करके, जिनका बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या, बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपकी कौन कौन सी डिटेल, डीओबी वगैरह, कैटेगरी वगैरह, ये आपके रहेगा, चेंजेबल रहेगा। बाकी आप लोग नेम, 12th क्लास के डिटेल्स वगैरह ये सब चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। वो लोग आपका वहीं से लेंगे जो फॉर्म है आपका सीयूटी का। उसके बाद जो है जो डिटेल्स भी, एक बैंक डिटेल्स मांगते हैं वो लोग, कि आपका मान लीजिए कल को आपका सीट मिल गई और आपने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया, तो सीट मिलने के बाद मैं बता दूं आपको, अभी एक आगे प्रोसेस समझाता हूं, उसके बाद बैंक डिटेल्स पे आते हैं। एक आगे का प्रोसेस आपको बताता हूं उसके बाद। अब देखिए आपका क्या हुआ, आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया। उसके बाद आपको प्रेफरेंस फिलिंग मिलेगी। प्रेफरेंस फिलिंग कब होती है, प्रेफरेंस फिलिंग जब आपका सीयूटी का रिजल्ट आता है, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ प्रेफरेंस फिलिंग ओपन कर दे। प्रेफरेंस फिलिंग में क्या करता है कि आपको कौन सा कोर्स पढ़ना है।
तो वो आप अपने मार्क्स को देख कर ही जज करोगे ना, आपका जैसे आप जिस लेवल से मार्क्स आपके आए रहेंगे उसी लेवल से आप प्रेफरेंस फिल करोगे कि ये सब्जेक्ट को आप ऊपर रखोगे, ये सब्जेक्ट को नीचे रखोगे। कौन सी जैसे बीएचयू क्या है, बीएचयू में बीएससी वगैरह करने की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, और बीए वगैरह बीकॉम वगैरह में यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग कॉलेजेस का ऑप्शन है, लेकिन आपका बीएससी वगैरह में मेन कैंपस है, तो उसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ का होता दिक्कत नहीं होता, बीएचयू में कॉलेजेस का दिक्कत नहीं होता है। डीयू में बहुत ढेर सारे कॉलेजेस है, तो उसमें आपको अलग अलग कॉलेजेस की प्रेफरेंस देनी पड़ती है, साथ में वहाँ के सब्जेक्ट्स की भी प्रेफरेंस देनी पड़ती है। वो सारा प्रोसेस बाद का है, तो मैं आपको बाद में एक अलग वीडियो में समझाऊंगा जब आपका रिजल्ट वगैरह का उस टाइम पीरियड आएगा। अभी के लिए बस इतना याद रखो, प्रेफरेंस में क्या कहते हैं, आपको सब्जेक्ट की मैपिंग करनी होती है, कौन सब्जेक्ट आपको कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो लाइन बाय लाइन आपको लगाना होता है ऊपर से नीचे तक में। उसके बाद आपका अलॉटमेंट आता है। अलॉटमेंट क्या होता है, उसमें वही आपका रिजल्ट एक तरह से आएगा कि आपको कौन सी सीट मिली है, कौन से प्रेफरेंस नंबर की सीट मिली है। अगर प्रेफरेंस नंबर में अगर नीचे की सीट आपको मिली हुई, मतलब आपने प्रेफरेंस मान लीजिए 10 प्रेफरेंस आपने बनाए हुए हैं लाइन बाय लाइन, आपने सबसे ऊपर बीएससी फिजिक्स ऑनर्स रखा है, सेकंड में केमिस्ट्री ऑनर्स रखा है, और तैसे ही करते करते केमिस्ट्री ज्योग्राफी ऑनर्स सब थर्ड फोर्थ करते करते हुए मान लीजिए आपको नीचे का मिला है प्रेफरेंस, 8वें नंबर की प्रेफरेंस मिली है ज्योग्राफी ऑनर्स की। तो अब आपके 10वें 11वें पे आपने रखा हुआ है मान लीजिए केमिस्ट्री ऑनर्स या मैथमेटिक्स ऑनर्स, 10वें या 11वें नंबर प्रेफरेंस पे, 10वें 11वें नंबर की प्रेफरेंस आपकी कट जाएगी, उसके ऊपर वाली प्रेफरेंस के लिए आप एलिजिबल रहोगे। 8वें नंबर के ऊपर मतलब 7 6 5 4 3 2 1 के लिए आप एलिजिबल रहोगे, बाकी 9 10 11 12 के लिए वो ख़त्म हो चुका रहेगा। ठीक है। उसके बाद जो है अब आप क्या हुआ कि आपके मन लगा, आपको लगा कि अब सीट अच्छी नहीं मिल, मुझे मतलब ये जगह नहीं पढ़ना है। मान लीजिए आपने जो है डीयू में अपना एडमिशन के लिए किया, आपने एक बच्चा होता है वो 2-3 जगह अप्लाई करता है ना, एक ज़रूरी थोड़ी है कि आप एक ही जगह फॉर्म भरोगे। आप डीयू के लिए भी अप्लाई करोगे, आप बीएचयू के लिए भी अप्लाई करोगे, आप जेएनयू के लिए भी अप्लाई करोगे। तो अगर मान लीजिए सबसे पहले डीयू का रिजल्ट आया तो डीयू में आपको सीट मिल गई, तो आपको क्या करना होता है कि आपको फीस पेमेंट करनी होती है, बिना आप एक्सेप्ट करना होता है, एक्सेप्ट करके तुरंत फी पेमेंट करनी होती है। फी पेमेंट के बाद आपका जो है वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो इतना काम किया आपने, अब आपने एडमिशन वगैरह कंफर्म कर लिया, सीट को फ्रीज़ कर दिया। फ्रीज़ क्या होता है, फ्रीज़ में क्या होता है कि आपने फ्रीज़ कर दिया तो अब आप काउंसलिंग से बाहर हो चुके हो, मतलब आपको सीट लॉक कर दी है, अब आप एडमिशन आपका 100% हो चुका है। और एक होता है आपका अपग्रेड करने का, अपग्रेड करोगे तो आपके ऊपर नंबर की प्रेफरेंस आपको मिलनी होती है। तो फ्रीज़ कर दिया आपने, अब अपना एडमिशन कंफर्म हो गया। अब मालूम चला कि आपको डीयू में भी बीएचयू में भी सीट मिल चुकी है, डीयू में आपका एडमिशन हो गया, फीस पेमेंट कर दी, अब आपको बीएचयू में सीट मिल चुकी है। अब बीएचयू में सीट मिली तो आप क्या करो, 2 जगह तो आप पढ़ोगे नहीं, तो आपको डीयू को कैंसिल करना पड़ेगा, कि आपकी मर्जी है, वो कैंसिल करोगे नहीं तो फिर आप 2 जगह तो पढ़ोगे नहीं, फिर बाद में आपको विड्रॉ करना होगा। आप विड्रॉ करोगे, विड्रॉ करने के बाद 3-4 महीने 5 महीने के बाद आपके जो है 2-3 या 3 महीने 4 महीने के बाद आपकी जो डीयू में आपने फीस दी हुई है वो आपको रिफंड मिल जाएगी। कुछ पैसे काटते हैं वो लोग 1-2 हज़ार रुपये, बाकी पूरा मिल जाता है, लगभग आपको पैसे मिल जाते हैं 2-3 महीने के अंतर पे। तो यहाँ पे फिर आपका क्या होता है, बैंक डिटेल्स के बारे में मैं बात कर रहा था कि बैंक डिटेल्स जब आप फॉर्म फिल करोगे उसमें बैंक डिटेल्स मांगेगा। बैंक डिटेल्स में आपको क्या कहते हैं, अपना बैंक डिटेल से पेमेंट करना है, अपने बैंक डिटेल से पेमेंट करिएगा, फ़ी पेमेंट वगैरह करिएगा। साथ में बैंक डिटेल उनका रिफ़ंड के लिए भी अलग से वो लोग मांगते हैं, उसमें जो है जिस बैंक में आपको रिफ़ंड चाहता है उस बैंक का ही डिटेल दीजिएगा। कई बार क्या होता है कि आप साइबर में जाकर के सारे काम करवा दो, तो साइबर वाला बैंक डिटेल की जगह अपनी बैंक डिटेल डाल देता है, फिर जब रिफ़ंड आता है तो आप लोग परेशान होते हो, जाके यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाते हो कि मेरी फ़ीस नहीं मिली है, रिफ़ंड नहीं मिली है, रिफ़ंड, परेशान होते हो। तो ये सब दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, इस वजह से आपको देख के ये काम करिएगा, अपना ही बैंक डिटेल दीजिएगा, अपने ही सारे डिटेल्स को डालिएगा, साइबर वाले की बात में मत आइएगा। मैं वीडियो कायदे से बना दूंगा जब ये फॉर्म वगैरह का सब प्रोसेस चलेगा। मैं आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बाकी फिर मुझे मत बोलिएगा सर भैया आपने बताया नहीं कुछ भी, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, बस आपको फॉलो करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बस देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। अब इतनी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। प्रेफरेंस फिलिंग के अंदर क्या होता है, उसमें चॉइसेस वगैरह होता है, मैंने बता दिया है। अब एक कॉन्सेप्ट एक सुनने में आएगा आपको, क्या चीज़ आती है, रेगुलर और पेड सीट। रेगुलर पेड सीट क्या होता है, अब देखिए रेगुलर पेड सीट मतलब ये नहीं कि आप घूस दे करके एडमिशन कराओ, ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलर और पेड सीट में क्या, रेगुलर में नॉर्मल जो आपके अलॉटमेंट्स होते हैं वो आपको मिलेंगे, जो मतलब नॉर्मल राउंड्स आते हैं, राउंड 1 राउंड 2 वगैरह आते हैं, 2-3 राउंड आते हैं, मतलब 4-5 राउंड आते हैं, बीएचयू के भी डीयू के भी। तो उसमें नॉर्मल राउंड्स के बाद क्या होता है कि पेड सीट का अलग एक क्राइटेरिया होता है, उसमें कुछ नंबर, मान लीजिए कि आपका कट ऑफ गई हुई है 350 नंबर, 600 में 750 में से मान के चलिए 350 नंबर आपकी कट ऑफ गई हुई है, तो 350 नंबर पर रेगुलर बच्चों का एडमिशन होगा, और उससे 10-15 नंबर एक्स्ट्रा ऊपर जो है आपका पेड सीट का होता है, मतलब आपका 10-15 नंबर एक्स्ट्रा है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, आपका पेड सीट में एडमिशन हो जाएगा।
मतलब आपको फीस में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा तो आपको सीट मिल जाएगा 10-15 नंबर कट ऑफ से आपका अगर कम भी है। पेड सीट की भी अलग कट ऑफ आती है, उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस किया जाएगा जब वो सब बात का प्रोसेस है, बहुत दूर की बात है वो सब। इस सब के बारे में आपको कुछ बताया जाएगा डिटेल में। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी होता है आपका, जब सीट आपने एक्सेप्ट की, आपका रिजल्ट वगैरह आया सीट अलॉटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपने फ़ी पेमेंट की, एडमिशन कराया, फ्रीज कर दिया, काम खत्म। कुछ टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगे जैसे कि आपको स्पॉट राउंड, मॉप अप राउंड, मिड एंट्री, विड्रॉ, फी रिफंड, ये सब चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें को मैं बता देता हूँ अभी आपको। स्पॉट राउंड क्या होता है? स्पॉट राउंड जब आपके रेगुलर राउंड्स हो जाती हैं, 3-4 राउंड्स आपके रेगुलर होते हैं, बीएचयू के भी, डीयू के भी, हर यूनिवर्सिटी के 2-3-4-5 राउंड होते हैं। जब जब आपका रेगुलर राउंड्स खत्म होता है उसके बाद एक स्पॉट राउंड चलाया जाता है। उसमें क्या होता है, जो बची हुई सीट्स होती हैं उनके लिए आपको वापस से फाइट करवाना होता है। मतलब जिन बच्चों का एडमिशन हो गया वो तो बाहर एडमिशन लेकर के अपना अलग हो गए, जिनका एडमिशन अभी भी सीट नहीं मिली है तो उनके लिए क्या होता है, कुछ बच्चे सीट को विड्रॉ करते हैं। मतलब क्या हुआ, जिनका बीएचयू में हो गया उन्होंने डीयू की सीट छोड़ दी तो वो सीट वापस खाली हो गई उनकी ना, उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो वो सीट वापस से मॉप अप राउंड में जोड़ दी जाएगी, बची हुई सीट्स के लिए वापस से फाइट करवाया जाएगा जिन बच्चों का एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है। उसी तरह मॉप अप राउंड होता है, मॉप अप राउंड स्पॉट राउंड के बाद होता है, लास्ट में एकदम। ये सब प्रोसेस का 1 महीने एडमिशन होने के 10-15 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद जो है सब प्रोसेस शुरू होता है। कुछ मिड एंट्री टर्म आपको सुनने को, मिड एंट्री कब होती है कि मान लीजिए 1-2 राउंड हो गया, मतलब 2 राउंड्स मान लीजिए आपका हो गया बीएचयू का या डीयू का 2 राउंड हो गया। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन का टाइम जो होता है फॉर्म वगैरह नहीं फिल करते हैं, सोए रहते हैं वो लोग, तो उनके लिए हेल्प कर दी जाती है यूनिवर्सिटी थोड़ी सी सहूलियत दे देती है। मिड एंट्री में वापस से आप लोग क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन करके अपना आगे बढ़ सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप फाइट बची हुई सीट्स के लिए करोगे। राउंड 1 राउंड 2 में जिन बच्चों को सीट मिल गई वो अपना सीट लेकर के सेफ हो गए, उसके बाद जो सीट्स बची हुई है उसके लिए आप फाइट करोगे मिड एंट्री में। फिर उसके बाद वही फ़ी रिफ़ंड, विड्रॉ वगैरह का प्रोसेस होता है आपका। अब पसंद है सीट को तो एक्सेप्ट करो, नहीं पसंद है तो लीव करो, फ़ी पेमेंट मत करना, रिजेक्ट कर देना। और अगर मैं आपको क्या कहते हैं एडमिशन करवाने के बाद अगर कैंसिल करवाना तो विड्रॉ करना पड़ता है। विड्रॉ करने के बाद आपका 2-3 महीने बाद जो है फ़ीस आपके अकाउंट में आ जाती है। तो ये मोटा मैंने बता दिया जितना भी जो आपका ये काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं सब चीज़ें डिटेल में आपको डिस्कस कर लिया, बता दिया है। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। और इसके अलावा मैं जो है सोच रहा हूँ कि कुछ वीडियोस लाने के लिए कि यूनिवर्सिटी वाइज जो यूनिवर्सिटी आपको पसंद है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, उस यूनिवर्सिटी का आप कमेंट्स में नाम लिखिए, तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं सारी डिटेल्स को खोज कर लाऊंगा। क्या मतलब वहाँ का सिस्टम है, क्या क्राइटेरिया है, क्या वहाँ पे मतलब कोर्स करने के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर क्या कहते हैं इंटर्नशिप वगैरह क्या है, मतलब ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी का डिटेल है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बस आपको यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में लिख के दे दीजिएगा, तो डिटेल वाइज मैं आपको हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँगा जिस भी यूनिवर्सिटी का आपको चाहिए होगा। बाकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ बीएचयू, डीयू ये सब आपकी हैं, जेएनयू वगैरह। जेएनयू तो शायद आपकी आर्ट्स के कोर्सेज ज़्यादा कराता है, साइंस वाले कोर्सेज पीजी यूजी में कम कराता है, पीजी में कराता है, यूजी में कम है उनके कोर्सेज साइंस के लिए। बाकी उनके जो है आपकी ये सब जो आर्ट्स के कोर्सेज है ये सब ज़्यादा उसके लिए ज़्यादा पॉपुलर है जेएनयू आपका। बाकी बीएचयू डीयू में आपके साइंस के कोर्सेज अच्छे खासे चलते हैं, तो जिस भी और डीयू के भी जिस कॉलेज का आपको इन्फॉर्मेशन चाहेगा वो मैं बता दूंगा। डीयू में भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, टॉप पे आपके नॉर्थ कैंपस आते हैं, उसके बाद जैसे हिंदू, हंसराज, मिरांडा हाउस, ये सब सारे जो है टॉप के कॉलेजेस हैं आपका, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉलेजेस हैं। उसके बाद आपके नीचे कॉलेजेस आते हैं, ये सब नॉर्थ के कैंपस होते हैं, नॉर्थ के बाद साउथ कैंपस, फिर आपके ऑफ कैंपसेस वगैरह आते हैं। ये सब सारी डिटेल्स की बातें हैं, जो भी आपको ज़रूरत होगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जो भी डाउट होगा मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा, बता दूंगा। उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के मैं आपको दे दूँगा। बस आपको क्या करना है, बस चैनल सब्सक्राइब करना है और जो भी डाउट्स है पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट यहाँ से ज़रूरी है आपके लिए। एक भी अपडेट मिस करोगे तो करियर पे बात आ सकती है, 1 साल आपका बर्बाद हो सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं तो आपका नुकसान है, मेरा नुकसान तो कम ही है, आप ही का नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिलेगी, फिर आप रोगे 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको ऐसे ही हर एक अपडेट टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर।